प्यारे बच्चों, आज हम देख रहे हैं इशू एंड फोरफीचर ऑफ शेयर चैप्टर, अंशों का निर्गमन एवं शोधन। ये चैप्टर आपके 12th क्लास में भी लगता है और बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईयर में भी अपने यहाँ पे लगता है। तो एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसका जो बेसिक इंफॉर्मेटिव जो थियोरिटिकल पार्ट है वो आप यूट्यूब पे वीडियो पे देख सकते हैं। आज हम सिर्फ इस पे जर्नल एंट्रीज पे सारी जर्नल एंट्रीज जो एक से स्टार्ट होकर जो लास्ट तक जितनी भी जर्नल एंट्रीज की जाती हैं उनके बारे में हम आज इस चैप्टर को स्टडी करेंगे। और इससे पहले का जो पार्ट की कंपनी क्या होती है, किस तरह से बनती है, कैसे होता है, वो सारी चीजें आप इससे पहले जो वीडियो है उससे आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो बच्चों, आज छोटी छोटी चीजों को लेते हुए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है इशू एंड फोरफीचर ऑफ शेयर। सबसे पहले शेयर क्या होता है, यहां से स्टार्ट होती है बेसिक बात। शेयर होता है किसी भी कंपनी के पास जब पैसे की आवश्यकता होती है तो वो क्या करती है, अपने जितना पैसा रिक्वायर्ड होता है उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट देती है। और जो एक हिस्सा है वो एक अंश या एक शेयर कहलाता है। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अगर एक कंपनी को 1 लाख रुपए अपनी कंपनी के लिए चाहिए तो उसमें वो क्या करती है कि अपने को 100 रुपए का शेयर चाहिए होता है, तो 1,000 का भाग दिया तो 100 रुपए का एक शेयर आ गया। या इसका अपोजिट देख लें, 1 लाख रुपए चाहिए, एक व्यक्ति से 100 रुपए लेने हैं तो 100 से भाग दे दो तो 1,000 शेयर आ गए। समझ में आती है बात? तो 1,000 शेयर ऑफ ₹100 ईच, इस तरीके से शेयर को लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? 1,000 शेयर ऑफ ₹100 ईच, है ना। और टोटल इसका कितना बन जाता है? 1 लाख। यानी अगर एक कंपनी को 1 लाख रुपए अरेंज करने हैं अपनी कंपनी के लिए तो वो क्या करती है, उसके लिए उसको किस में बांट देती है? 1,000 अंशों में, 1,000 शेयर्स में बांट देगी। अब वो करेगी क्या? वो क्या करती है, वो इससे अपने जो है पब्लिक में इश्यू करती है। पब्लिक को बोलती है कि आप हमारा शेयर लो और हमें 100 रुपए दे दो। अब एक व्यक्ति एक शेयर लेता है तो 100 रुपए दे देता है, 2 लेता है तो 200 लेता है, 10 लेता है तो 1,000 रुपए दे देता है। और जितने शेयर वो देता है उतने उतना हिस्सा उस कंपनी में उसका हो जाता है। अगर मान लो कोई व्यक्ति 1,000 शेयर में से 200 शेयर खरीद लेता है, इसका मतलब वो 20% का मालिक है उस कंपनी में, क्योंकि शेयर्स जो होते हैं वो उसको मालिकाना हक देते हैं। कौन से शेयर देते हैं मालिकाना हक? इक्विटी शेयर्स देते हैं। ये बात आप लोगों को बेसिक पता है क्योंकि आप 12th पढ़ के आए हो। तो शेयर क्या है, समझ में आया? शेयर का हिंदी शब्द होता है हिस्सा। तो कंपनी में हर एक का हिस्सा उतना होगा जितने उसके पास शेयर्स होंगे। ठीक है। नेक्स्ट, नंबर 2, टाइप ऑफ शेयर। शेयर कितने प्रकार के होते हैं? तो शेयर 2 प्रकार के होते हैं, प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं वो मालिक नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप प्रेफरेंस शेयर के रूप में कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो प्रत्येक वर्ष आपको डिविडेंड फिक्स परसेंटेज से मिलेगा। तो इसलिए हमेशा प्रेफरेंस शेयर के आगे एक परसेंटेज लिखी हुई होती है। 8% प्रेफरेंस शेयर, 9% प्रेफरेंस शेयर, 12% प्रेफरेंस। यानी जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तो यू विल गेट 8% ऑफ योर कैपिटल। आपने अगर 100 रुपए का शेयर एक खरीद रखा है तो उस पर 8% यानी 8 रुपए आपको लाभ दे दिया जाएगा। अगर आपने 50,000 के खरीदे हुए हैं तो 50,000 इंटू 8% हो जाएगा। कैपिटल का 8%, प्रॉफिट का नहीं। किसका? कैपिटल का 8%। जितना आपने शेयर कैपिटल है आपके पास उस पे आपको मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दिया किस में से जाता है? प्रॉफिट में से दिया जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड शब्द का मतलब होता है लाभ का हिस्सा, लाभांश। लाभ का हिस्सा ही क्या होता है? लाभांश होता है। और उसी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिविडेंड। क्लियर? तो वो 8% डिविडेंड उनको दे दिया जाएगा।
उसके बाद में इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर का हिंदी नाम होता है समता अंश। ये मालिक होते हैं किसी भी कंपनी में, क्योंकि इनको वोटिंग राइट होता है। क्या होता है? वोटिंग राइट होता है कंपनी में। ये जो लोग जिनके पास ये शेयर हैं वो उस कंपनी को चलाते हैं, उनको डायरेक्टर बनते हैं, है ना। जिसके पास सबसे ज्यादा होता है वो उसका डायरेक्टर बन जाता है। क्लियर? और फिर वो कंपनी को वैसे ही चलाते हैं। तो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर दो तरीके के शेयर होते हैं। प्रेफरेंस शेयर के और भी कई प्रकार हैं, वो आप थ्योरेटिकल पार्ट जो मैंने कहा कि एक वीडियो और बनाया हुआ है उसमें आप देख सकते हैं कि प्रेफरेंस शेयर कितने प्रकार के होते हैं। आप आज की विषय वस्तु में इसको हम नहीं ले रहे। थर्ड, प्रोसीजर फॉर इश्यू ऑफ शेयर। किसी भी शेयर को इश्यू करने का तरीका क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है, प्रक्रिया क्या होती है। तो इश्यू की प्रक्रिया क्या है वो देखें। सबसे पहले इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, प्रविवरण का इश्यू करना। देखो, आप अपने आप को मानो कि आपको एक कंपनी खोलनी है, तो आप क्या करते हो, आपका जो बिजनेस आइडिया होता है उस बिजनेस आइडिया को आप क्या करते हो, लीगली काम करते हो। और एक विवरण पत्र, जैसे आप किसी भी होटल में जाते हो तो वो आपको एक देता है ना, मेन्यू कार्ड देता है। उसी तरह से कंपनी भी अपना एक प्रोस्पेक्टस छपवाती है, प्रविवरण यानी प्रोस्पेक्टस। उसमें वो अपनी सारी डिटेल लिख देता है कि भाई मेरा बिजनेस इस तरीके का है। जैसे मान लो आप इन्वेस्टर हो और मैं एक कंपनी स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो मैं आपके पास आऊंगा और आपको एक बुकलेट दूंगा जिसको हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। और वो प्रोस्पेक्टस क्या करेगा, उसमें मैं अपनी सारी डिटेल दे दूंगा लिखित में, रिटर्न फॉर्म में। और मैं बोलता भी रहूंगा मेरी कंपनी ये है, ये करेगी, ये करेगी, ये करेगी, इसमें हम आगे भविष्य में ऐसा 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 कर पाएंगे और इतना प्रॉफिट कमाएगा। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज आप हमारे इसमें इन्वेस्ट करिए। तो प्रोस्पेक्टस को प्रविवरण बोलते हैं। विवरण का मतलब समझते हैं ना, डिटेल्स। तो डिटेल मतलब आप अपनी कंपनी की पहले से जो डिटेल आप फ्यूचर में जो कंपनी खोलने वाले हो उसकी सारी डिटेल उसमें होती है, जिसको हम बोलते हैं इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। क्लियर है? वो इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस को देखकर आपको, आप इन्वेस्टर हो, आपको लगता है कि हाँ हमारा अच्छा हो सकता है, प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, आप लोग क्या करोगे, आप हमारे शेयर खरीदने के लिए एप्लीकेशंस दोगे। मैं आपको ये कहूंगा भैया अब आप सेकंड स्तर पे आ जाओ, रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर शेयर। अगर आप हमारे शेयर खरीदना चाहते हो तो एक एप्लीकेशन हमारे ऑफिस पे भेज देना। आ रही है? अब एप्लीकेशन का मतलब आवेदन होता है। आपको किसी को कोई चाहिए तो आप एप्लीकेशन लिखते हो ना, प्रिंसिपल से आपको कोई चीज चाहिए तो आप क्या लिखते हो, एप्लीकेशन लिखते हो। ये एप्लीकेशन वही है, आवेदन। आप अप्लाई करते हो, एप्लीकेशन इज फॉर अप्लाई। आप अप्लाई करते हो कि मुझे सर आपकी कंपनी में है ना 10 शेयर दे दो। क्लियर? और इसके लिए एप्लीकेशन मनी आप मुझे भेज देते हो उसके साथ। रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर शेयर आप लिखोगे उसमें कि मुझे 10 शेयर चाहिए, और मैं आपको ये कह के गया था कि भाई जितने शेयर आपको चाहिए ना उतना एप्लीकेशन के साथ इतना पैसा भेजना है। तो जो पैसा एप्लीकेशन के साथ भेजा जाता है उसको एप्लीकेशन मनी बोलते हैं। तो है 100 रुपए का शेयर, मैंने कहा भैया आप ऐसा करना 10 शेयर है ना, तो आप 20 रुपए एप्लीकेशन मनी दे देना। तो कितने रुपए आप मुझे भेजोगे, 200 रुपए भेजोगे। क्लियर? तो ये होता है रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर शेयर्स। और खाली एप्लीकेशन नहीं, खाली लिख के भेजो 10 शेयर देंगे, मैं आपको नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? पैसे नहीं दोगे तो मैं कैसे दे दूं? पैसे दोगे तो भरोसा होगा कि तुम ले रहे हो, खाली कागज से तो नहीं। इसलिए एप्लीकेशन मनी उसके साथ एसोसिएट होती है। जब आपके पास, मेरे पास एप्लीकेशन आ गई, तो ये तो एक बच्चे की थी कि भाई 10 शेयर चाहिए। अब सारे बच्चे आप लिख के दोगे तो सब क्या हो जाएगा, मेरे पास बहुत सारी एप्लीकेशन आ जाएंगे। और हर व्यक्ति अपनी अपनी सुविधा से लिख के भेजेगा, 10 और 20, 50 और 100। अब कंपनी के पास शेयर तो 1000 ही है, एप्लीकेशन आ गई 2000 के लिए, तो उसको ओवर सब्सक्रिप्शन बोल देते हैं। अब हुआ ये कि अगला पार्ट मेरे पास आए, मान लो मैं इस सवाल के लिए कहता हूं कि 1000 शेयर मेरे पास थे, आप लोगों ने 1000 शेयर के लिए एप्लीकेशन भेजी, तो भेज दी तो ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, आपको अलॉटमेंट ऑफ शेयर करूंगा। अब मैं आपको शेयर दे दूंगा।
तो जब कोई भी चीज देते हैं तो उसको अलॉट करना बोलते हैं, है ना। जैसे कोई प्लॉट खरीदते हैं गवर्नमेंट से, तो कहते हैं कि अलॉटमेंट हुआ है, मुझे एक प्लॉट मिला है। तो उसी तरह से शेयर भी अलॉटेड होते हैं कि मुझे इतने शेयर मिले हैं। हिंदी शब्द होता है बंटवारा। मैं आप लोगों में वो जो 1000 शेयर मेरे पास हैं उनको बांट दूंगा, जितना जितना आपने मांगा था उसी के अनुसार। समझ में आ रहा है बच्चों, है ना। तो उसके अनुसार बांट दूंगा, तो मैंने आपको क्या कर दिए, शेयर अलॉट कर दिए, कोई दिक्कत। लेकिन अलॉटमेंट के साथ ही मैं आपसे ये कहूंगा कि आपने जैसे 10 शेयर मांगे हैं, तो अलॉटमेंट के साथ आप 30 रुपए और भेज दें, तब आपको शेयर अलॉट हो जाएगी। तो आपको ये तय हो गया कि हाँ मैंने 10 शेयर मांगे थे, कंपनी ने मुझे 10 शेयर दे दिए हैं और क्या कहा है कि 30 रुपए और भेज दो। तो वो हो गए कितने, 20 और 30, 50 रुपए मैंने आपसे ले लिए। फिर उसके बाद में लास्ट स्टेप, रिसिप्ट ऑफ कॉल मनी। मैं आपसे कहूंगा कि भैया अब आपके अलॉटमेंट हो गया, आप कंपनी को आप क्या करो, बाकी सारा पैसा भी दे दो। तो अगर मैं एक बार में मांग लेता हूं तो फर्स्ट कॉल, 2 बार में मांगता हूं तो सेकंड कॉल, 3 बार में मांगता हूं तो थर्ड कॉल। कॉल का मतलब मांगना होता है, तो इसीलिए फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल। अब पैसा मैं जैसे जैसे मांगते जाऊंगा, जैसे जैसे मेरी आवश्यकता होगी। मैं कंपनी का मालिक हूँ, एंटरप्रेन्योर। जो मतलब प्रोस्पेक्टस कौन लग छापता है, जो कंपनी खोलना चाहता है। मालिक आप भी हो, मैं भी हूं, हम सब हैं, क्योंकि हमारे सबके पास शेयर है। लेकिन ये डिसीजन कौन करता है सारा, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन बनाता है, हम सब मिलके बनाते हैं। हम सब में जिसका सबसे ज्यादा शेयर होंगे, जिसके पास सबसे ज्यादा शेयर होंगे, वो उसका डिसीजन टेकिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो जाता है। क्योंकि पूरे भारत में मान लो मेरी कंपनी के शेयर हैं, तो पूरा भारत तो चला नहीं सकता कंपनी को, तो इसीलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया जाता है। और मताधिकार इसीलिए काम में आता है कि जिसके पास सबसे ज्यादा वोट्स होंगे वो उस कंपनी का डायरेक्टर बनेगा। और ज्यादातर स्थिति में होता ही है कि जैसे मैं आपका सर हूं ना, मुझे पता है 1000 शेयर है, तो मैंने 500 शेयर अपने पास ही रख लिए। तो ऑब्वियस है सारे निर्णय कौन लेगा, बहुमत से होता है ना। तो बहुमत तो मेरे पास अकेले के पास पहले से ही है। और ऑब्वियस मैंने स्टार्ट करा है, आपने उसमें सहयोग करा है। जिस दिन लाभ होगा तो आपको अपने हिस्से के जितना लाभ मिल जाएगा। आप उसमें मालिक भी हैं, मालिक इसलिए क्योंकि मताधिकार है आपके पास। क्लियर है ये बात। तो कॉल मनी में क्या होता है कि जैसे जैसे मुझे आवश्यकता होगी मैं आपसे पैसे मांग लूंगा। जब मैं मुझे बोलता हूं तो मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हूं। कौन हूं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मतलब मेरे पास ये, आपने मुझे ये अधिकार दे दिया कि नहीं सर इस बिजनेस को चलाएंगे, क्योंकि आपने इन्वेस्ट किया है, आप बिजनेसमैन नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप पैसे इन्वेस्ट लगा दिए, साल में जब प्रॉफिट होगा मैं आपको दे दूंगा। आ रही है बात समझ में। आप अपना जीवन में दूसरे काम करते रहो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट काम नहीं होता है। सही है गलत है। आप नौकरी करते हो, बहुत पैसा आता है, तो आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, और उस इन्वेस्टमेंट से बिजनेस करके आपको कमा के देने का काम कंपनी का होता है। और वो कंपनी कौन चला रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन है, जिसको आपने अपॉइंट किया है बहुमत से। अरे बस, तो बहुमत के आधार पर जो बीओडी होता है वो ऐसा काम करता है। तो ये कॉल मनी होती है। क्या आपको ये चीज समझ में आई। एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फाइनल कॉल। आसान है ना। इनके नाम उनके हिसाब से ही बने हुए हैं। हर बार ये चीजें आपके यहाँ सामने आती है। और जब आपके सारे पैसे आ जाते हैं तो कंपनी तो स्टार्ट हो ही गई थी। शेयर इश्यू और अलॉटमेंट ऑफ शेयर यहां तक होते ही कंपनी स्टार्ट हो जाती है। कॉल तो जब इच्छा हो तब मांगी जा सकती है, क्योंकि कंपनी ये सोचती है कि हम लाखों रुपए अभी से इकट्ठा करके क्यों रखे, जब मुझे जरूरत ही नहीं है, तब जरूरत होगी तब मांग लेंगे। सही है ना। तो ये इसलिए होता है। तो थर्ड पॉइंट समझ में आया, प्रोसीजर ऑफ इश्यू ऑफ शेयर। फोर्थ पॉइंट मैं आपके ले रहा हूं, बैलेंस शीट। एक कंपनी की बैलेंस शीट कैसे बनती है। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, पूरी बैलेंस शीट इसमें नहीं बताई जा रही है, शेयर इश्यू करने से रिलेटेड सारी बातें इसमें आ रही है। जो हमारे प्रश्न में भी पूछी जाएगी ना कि बैलेंस शीट बनाओ, तो बैलेंस शीट में इतना ही बनाना है अपने को। सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखना है। तो उसमें ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, पता है ना ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल क्या होती है। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल का मतलब होता है एक कंपनी अपने जीवन काल में कितनी टोटल शेयर इश्यू करेगी। इश्यूड शेयर कैपिटल मतलब जैसे मान लो आपके पास 10,000 शेयर थे, ये आपकी ऑथराइज्ड कैपिटल है।
आप इसमें से 1000 शेयर इश्यू करते हो तो इश्यूड शेयर कैपिटल हो गई, लेकिन जनता ने आपसे 700 ही लिए तो वो क्या हो गई? सब्सक्राइब्ड। आपने इश्यू तो 1000 किया पर जनता 700 ही ले रही है, तो ये 700 हो गया। कॉल्ड अप एंड पेड अप शेयर कैपिटल बोलते हैं, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप एंड पेड अप शेयर कैपिटल, वो यहां लिखी जाती है। अब ये कॉल्ड अप और पेड अप क्या है? कॉल्ड अप और पेड अप क्या है? शेयर था 10 रुपए का, मैंने 10 रुपए का शेयर इश्यू कर दिया, जनता ने 10 रुपए का शेयर ले भी लिया, तो सब्सक्राइब तो हो गया, लेकिन मैंने आपसे 7 रुपए ही कॉल किए हैं, तो वो कॉल्ड अप अमाउंट हो जाएगी। पेड अप, आपने उसमें 6 रुपए ही दिए हैं, तो वो पेड अप हो जाएगा, और जो नहीं दिया वो हो जाएगा कॉल्स इन एरियर। तो आपकी ये यहाँ पे जो सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल होती है ना, उसमें से कॉल्स इन एरियर घटा दिया जाता है। घटाने के बाद में यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी, और इसमें अगर आपने शेयर फॉरफिट किया है किसी का तो उसका बैलेंस जोड़ दिया जाएगा। जोड़ने के बाद जो है इसे बाहर लिखा जाएगा। ये आपके शेयर कैपिटल ऐसे लिखी जाती है, कोई दिक्कत नहीं। और जो शेयर आप री इश्यू करते हो तो उस पर कैपिटल रिजर्व आता है, ये हम आगे देखेंगे, है ना। री इश्यू लिखता हूं मैं इसको। तो जो शेयर री इश्यू करते हो तो उस पर कैपिटल रिजर्व बनता है, तो वो भी आपके बैलेंस शीट में लायबिलिटीज की तरफ लिखा जाता है। ये केवल लायबिलिटी साइड है। वर्टिकल फॉर्म में जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो ऊपर लायबिलिटीज लिख देते हैं और नीचे एसेट्स लिख देते हैं, तो चूंकि इसमें हमें एसेट्स की जरूरत ही नहीं है, बैलेंस शीट में केवल ये इतनी ही चीजें अपने को दिखानी होती है। समझ में आ रहा है बेटा? आगे बैलेंस शीट भी समाप्त। अब आती है जर्नल एंट्रीज। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा यहाँ से शुरू होता है, जर्नल एंट्रीज। 5th पॉइंट हमने इसको लिया है। जर्नल एंट्रीज में एक एक करके सारी जर्नल एंट्री होंगी, इश्यू से स्टार्ट करके फॉरफीचर तक सारी जर्नल एंट्रीज। सबसे पहली एंट्री, ऑन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। आप एप्लीकेशन दी थी, हमने अभी बात की ना कि आप एप्लीकेशन लिख के देते हो तो उसके साथ एप्लीकेशन में मैं आपसे कुछ पैसा मांगता हूं, तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की एंट्री होती है। पैसा आ रहा है ना कंपनी के पास, तो बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अब इसमें एक चीज नोटिंग की ये है, अगर प्रेफरेंस शेयर इश्यू करते हो तो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन लिख देते हैं, जब इक्विटी शेयर इश्यू करते हो तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिख देते हैं। चूंकि मैं इश्यू में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन शब्द इसलिए लिख दिया क्योंकि कंपनी बिना इक्विटी शेयर के इश्यू हुए हो नहीं सकती है। आ रही बात समझ में? खाली प्रेफरेंस शेयर इश्यू करके कोई कंपनी नहीं बनती है, इक्विटी शेयर इश्यू करती है तब कंपनी बनती है, उसके बाद में प्रेफरेंस शेयर इश्यू होते हैं। यह दोनों एक साथ हो सकते, लेकिन बिना इक्विटी शेयर के हो नहीं सकती। हमारे जितने भी सवाल हम करेंगे उसमें 95% क्वेश्चन इक्विटी शेयर के ही हैं, इसलिए मैंने सीधा सीधा लिख दिया है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। समझ में आ गया? नरेशन क्या लिखा है? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। क्लियर? तो पैसा आपने जो एप्लीकेशन लिख के दी मेरे पास आ गई, वो पैसा भी आ गया। नंबर 2, ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अब आपके पास ये जो शेयर एप्लीकेशन मनी आई थी उसमें आप क्या करते हो, शेयर आपको दे दिए, जैसे ही मैं आपको शेयर दूंगा ना, आपके जो पैसा है वो एप्लीकेशन में से निकाल के कैपिटल बना लूंगा, क्योंकि अब आप क्या हो गया, आपका पैसा मेरे लिए क्या हो गया, बिजनेस के लिए क्या हो गया, कैपिटल हो गई। तो इसकी एंट्री हो जाती है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ईयर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। नरेशन क्या लिखा है? शेयर अलॉटेड एंड ट्रांसफर टू कैपिटल। मैंने तय कर लिया आपको देना है शेयर, तो दूसरी एंट्री एप्लीकेशन को किस में ट्रांसफर कर दिया? कैपिटल में। ये शेयर अलॉटेड की है, ध्यान रखना। इस दिन ये मैंने तय कर लिया कि इतने शेयर आपको दे दिए। अब अलॉटमेंट मनी प्राप्त करने की अगली एंट्री होती है, तो मनी प्राप्त करने की एंट्री देखो, ऑल अलॉटमेंट मनी ड्यू। आपने जैसे ही शेयर आपको मैंने इश्यू किया, मैंने कहा भैया आप 20 रुपए और ले आओ या 30 रुपए और ले आओ अलॉटमेंट के, तो वो पैसा आप मुझे दोगे, तो पहले मैं आपकी ड्यू करूंगा, ठीक है। अब आप कहोगे सर एप्लीकेशन में तो आपने पहले बैंक की एंट्री करी थी, तो ऑब्वियस है पहले पैसा आया तब मुझे पता चला ना कि आप इतने शेयर लेते हो। अब तो शेयर अलॉट हो चुके हैं ना, दूसरी एंट्री जैसे ही हमने करी शेयर अलॉटेड हो गया था यहाँ पे, तो अब तो मुझे पता है आपके शेयर कितने 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 हैं, तो मैंने सीधा अब आपका ड्यू कर दिया पैसा,
इतने तारीख को पैसा दे देना, जिसको हम ड्यू करना बोलते हैं। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इससे आपके अलॉटमेंट का पैसा मैंने आपसे ड्यू कर दिया। ड्यू करने का मतलब आपको पता है कि अब मैं आपसे मांगना शुरू कर दिया है। नरेशन अलॉटमेंट मनी ड्यू। नोट, यदि सिक्योरिटी प्रीमियम यदि इसके साथ हो तो ये एंट्री इस तरीके से होती है, अलॉटमेंट अकाउंट दिया टू कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। क्लियर? जब शेयर प्रीमियम पे इश्यू होता है, प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा पैसा लेना होता है, डिस्काउंट पे आजकल इश्यू करना बंद हो गया है इसलिए नहीं करते हैं। समझ में आ गई दोनों एंट्री? ये ड्यू की है। उसके बाद में ऑन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, तो जब भी मनी रिसीव्ड होगा ना तो बैंक डेबिट होगा, इसलिए एंट्री देखो, बैंक अकाउंट दिया टू अलॉटमेंट रिसीव्ड। सही है? फिर आता है फर्स्ट कॉल की एंट्री। फर्स्ट कॉल भी पहले ड्यू होगा, तो फर्स्ट कॉल अकाउंट दिया टू कैपिटल, और फिर रिसीव होगा बैंक अकाउंट दिया टू फर्स्ट कॉल। सही है? फिर उसके बाद में सेकंड कॉल, तो सेकंड कॉल की एंट्री नहीं करी मैंने कहा वो सेम ही है, सेम एज फर्स्ट कॉल, यानी सेकंड कॉल ड्यू करने की एंट्री ये और प्राप्त करने की एंट्री ये। अब इसमें आपके टोटल 6 एंट्री यहां हो गई, 2 और इसकी मान ले, तो ये बेसिक एंट्री है जो हर प्रश्न में इश्यू करने में हमारे काम में आती है। अब आती है स्पेशल एंट्रीज। स्पेशल एंट्रीज किस किस चीज के लिए आती है वो हम अभी देख रहे हैं। कॉल्स इन एरियर के लिए, बकाया मांग। कॉल्स इन एरियर क्या होता है? हमने पैसे मांगे, कॉल किया, लेकिन आपने पैसे दिए नहीं, ये आपका एप्लीकेशन तो आपका पैसा देना ही पड़ता है, इसीलिए कहते हैं ना एप्लीकेशन का पैसा तो आता ही आता है, क्योंकि बिना एप्लीकेशन का पैसा है तो मैं आपको शेयर देता ही नहीं। तो एप्लीकेशन का पैसा तो आ गया, उसके बाद में आप हो सकता है कोई पैसा नहीं दे तो देखो यहां पे लिखा है 8वें में कॉल्स इन एरियर, यानी आपसे पैसे मांगे गए आपने नहीं दिए, तो हमने लिखा है 8वां पॉइंट, नो एंट्री रिक्वायर्ड। इसके लिए कोई एंट्री करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर हम करना चाहें तो हम ये एंट्री कर सकते हैं। यदि एंट्री करना चाहे तो निम्न होगी, कॉल्स इन एरियर अकाउंट दिया टू अलॉटमेंट, टू फर्स्ट कॉल, टू सेकेंड कॉल। ठीक है? अब आप पूछोगे सर हमें क्या करना है, तो हम ये एंट्री नहीं करते हैं, हम ये एंट्री नहीं करेंगे। क्लियर? ये एंट्री बस आपको सिखाने के लिए बता दी कि एंट्री होती है, अगर करना चाहें तो, करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्यों करेंगे, डिफरेंस ऑटोमेटिक कवर करता है। अगली हेडिंग है एडवांस, कॉल्स इन एडवांस। कई लोग आते हैं जो पैसे देते नहीं है तो उसको एरियर बोल देते हैं, कई ऐसे होते हैं जो एडवांस में दे देते हैं तो उसे कॉल्स इन एडवांस बोल देते हैं। तो इसकी एंट्री होती है, पहली एंट्री प्राप्त होने की, बैंक अकाउंट दिया टू कॉल्स इन एडवांस, प्राप्त की तिथि को, जिस दिन आपको ये पैसा मिलता है उस दिन हम एंट्री करते हैं। क्या करते हैं? बैंक अकाउंट दिया टू कॉल्स इन एडवांस। ठीक है? नोट, कॉल्स इन एडवांस को ड्यू डेट पर एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये तो उस दिन थी जिस दिन उसने पैसा दिया था, लेकिन जिस दिन ड्यू डेट आ जाती है उस दिन इसको एडजस्ट भी करना पड़ता है एडवांस को। तो एडवांस ऑब्वियस है, अगर एडवांस किसको बोलते हैं? अलॉटमेंट के साथ फर्स्ट कॉल का पैसा दे दे, आ रही बात समझ में, सेकंड कॉल का पैसा दे दे तो उसको क्या बोलते हैं? एडवांस। फर्स्ट कॉल के साथ सेकंड कॉल का पैसा भी दे दे तो उसको भी क्या बोलते हैं? एडवांस। तो ऑब्वियस है, मिलता पहले है, मांगा बाद में जा रहा है, तो जिस दिन मिलता है उस दिन ये एंट्री होती है। जिस दिन उसको कॉल कर लिया जाता है कि भाई आप सेकंड कॉल दे दो, तो आप क्या कहोगे? सर हमने तो पहले से दे रखी है, पहले से दे रखी है तो पहले वाले पैसे से एडजस्ट करना पड़ता है, तो वो एडजस्टमेंट एंट्री है, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट दिया टू फर्स्ट कॉल और टू सेकंड कॉल। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, इंटरेस्ट चार्ज ऑन कॉल्स इन एरियर, बकाया मांगकर ब्याज लेना। कई बार क्या होता है कि जो पैसे मांगे जाते हैं ना जब, तो वो उस समय तो देता नहीं है, 2 महीने बाद में कहता है सर पैसे ले लो ना, आप तो ले लो। मैं कहता हूँ भैया आप कोई नहीं, 2 महीने लेट हुए, ब्याज सहित देने पड़ेंगे। आ रही बात समझ? तो विद इंटरेस्ट आपसे पैसा लूंगा, तो वो इंटरेस्ट कितना होगा? तो वो इंटरेस्ट आपके 10% एनुअल। अब 2 महीने का है तो 2 महीने का ब्याज दे दो,
ये कंपनी लॉ के अनुसार चल रहा है। तो उसके लिए एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट दिया, पैसा आ रहा है ना, टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरिया रिसीव्ड। क्लियर? और चूंकि ये फायदा है, ब्याज कमा लिया, पैसा तो आया ही सही, ब्याज और कमाया, तो फायदा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट दिया टू पी एंड एल, ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट। ये प्रॉफिट है, यानी कि इनकम की तरह रिसिप्ट है ये, है ना। अब अगला देखो, इसका अपोजिट, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस पेमेंट। जब आप बकाया पे ब्याज लेते हो तो जिसने आपको एडवांस दिया था वो भी तो पैसा मांगेगा, ब्याज दो भैया, सर मैंने 2 महीने पहले दे दिया, तो 2 महीने का ब्याज दो। तो यहां पेमेंट करना पड़ता है ब्याज का। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट दिया टू बैंक, नरेशन क्या लिखा है? पेड। सही है, शॉर्ट नरेशन लिखे, आप चाहें तो पूरा पूरा नरेशन लिखे, कोई मना नहीं करता। नरेशन होता क्या है कि जिस चीज के लिए वो एंट्री है वो लिख दो बस उसमें। और चूंकि ये खर्चा है तो पी एंड एल अकाउंट दिया टू इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट इन एडवांस, पी एंड एल में खर्चे के रूप में ट्रांसफर कर देते हैं। पी एंड एल में सारे खर्चे टू में आते हैं ना, इसलिए दोनों एंट्री समझ में आ गई। यहां तक अपनी 11 एंट्रीज हो चुकी है। आगे ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन मैंने आपसे कहा था, आपको अभी जब एग्जांपल समझाया, मैंने कहा मेरे पास 1000 शेयर थे, आप सब स्टूडेंट मुझे अपने अपने जितने जितने शेयर लेने हैं उसकी एप्लीकेशन दो। ऑब्वियस है, आप लोगों को ये बात थोड़ी पता है कि दूसरे ने कितने मांगे हैं, सब अपने घर से बैठे बैठे एप्लीकेशन लिखेंगे। तो होता ये है कि 1000 शेयर के लिए 2000 एप्लीकेशन आ गए, 2000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आ गए, हर एक ने बढ़ चढ़ के मांगे। तो जब बढ़ चढ़ के अगर कोई इन्वेस्टर पैसा लगाने के लिए आ जाता है तो उसे 1000 शेयर के लिए 2000 एप्लीकेशन आ गई, है ना, तो उसे ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। तो ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब हुआ कि हमें शेयर तो 1000 देने हैं पर पैसा 2000 के लिए आ गया, तो पैसा भी तो ज्यादा हो गया ना। तो ज्यादा पैसे के लिए अब आपको तो एंट्री करनी पड़ेगी। इसका पहला तरीका ये होता है जब अधिक राशि को लौटा दिया जाए। हमारे पास जो ज्यादा पैसा आया हम उसको वापस रिफंड कर देते हैं, भैया आपका एक्स्ट्रा पैसा हमारे कोई काम का नहीं है, आप तो वापस ले लो, हमें जरूरत होगी तब मांगेंगे, अभी नहीं चाहिए। तो लौटाने की एंट्री होती है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू बैंक। एप्लीकेशन क्यों लिखा? क्योंकि ज्यादा पैसा एप्लीकेशन पे ही तो आया था, तो वो पैसा वापस एप्लीकेशन का लौटा दिया जाता है। नरेशन एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिटर्न या रिफंडेड, दोनों एक ही बात है। सही है, कोई दिक्कत बच्चों? नंबर 2, या आप पहला काम तो लौटाने का करोगे, या आप ये कहोगे यार ज्यादा पैसा आ गया कोई चिंता नहीं है, क्योंकि ये तो एप्लीकेशन का पैसा ज्यादा होता है ना, तो हम क्या करेंगे, इस पैसे को आगे अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे, फिर फर्स्ट कॉल का मांगेंगे, फिर सेकंड कॉल का मांगेंगे, उस समय ये ज्यादा वाला पैसा एडजस्ट कर लेंगे। ऐसा होता है ना, फिर मैं तुम्हें वापस लौटाऊं और 15 दिन बाद में कहूं कि अब भी और रुपए लेके आओ, तो इससे अच्छा मैं उसको रोक के रख लेता हूं। तो रोक के रख लेते हैं और उसको आगे एडजस्ट करते हैं। तो यह एंट्री उसके लिए आती है जब अधिक राशि को आगामी मांग के लिए रोका जाए तथा उसका समायोजन आगामी मांग पर कर दिया जाए। आप एडवांस फीस दे देते हो टीचर को, तो उसका मतलब जैसे जैसे वो पूरा होता जाएगा वैसे वैसे एडजस्ट करता जाएगा कि सर ले लेना कोई नहीं। या किसी दुकानदार में 500 रुपये जमा करा दिए, ठीक है, किसी चीज के लिए पर्टिकुलर, जैसे कोई भी चीज आपको चाहिए होती है, यार मैं जैसे जैसे लूंगा पैसा उसी में से एडजस्ट कर लेना, कहते हैं ना, वो एडजस्टमेंट है ये। तो जो एक्सेस पैसा है, व्हेन ओवर सब्सक्रिप्शन अमाउंट इज यूज्ड फॉर फ्यूचर कॉल्स एंड एडजस्टमेंट एडजस्टेड ऑन देयर ड्यू, तो उसके लिए क्या एंट्री होती है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू अलॉटमेंट, टू फर्स्ट कॉल, टू सेकंड कॉल। जब जब वो ड्यू होती जाती है वैसे वैसे उसको एडजस्ट कर दिया जाता है। ये दोनों एंट्रियां एक साथ हो भी सकती हैं। ये यहां तक, ये दोनों एंट्री एक साथ कैसे हो सकती है कि आपका पैसा इतना ज्यादा था, ओवर सब्सक्रिप्शन कई बार क्या होता है बहुत ज्यादा पैसा हो जाता है, तो अगर बहुत ज्यादा पैसा आ चुका है, आपने एडजस्टमेंट कर लिया फिर भी बच गया, तो क्या करोगे, लौटाओगे अब तो इसलिए दोनों स्थितियां एक साथ भी आ सकती हैं।
तो इसकी कंबाइंड एंट्री भी बन सकती है। कंबाइंड एंट्री इसकी बनेगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू बैंक, टू अलॉटमेंट, टू फर्स्ट कॉल और टू सेकेंड कॉल। एक साथ भी आप एंट्री कर सकते हो। जनरली अलग अलग ही करनी पड़ती है क्योंकि दोनों की डेट्स अलग अलग होती है। हर चीज की डेट अलग अलग है तो बार बार एंट्री करते रहना पड़ता है। डेट नहीं है तो फिर सीधी सीधी सारी एंट्री साथ हो जाती है। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी 13 नंबर, शेयर्स इश्यूड अदर देन कैश, अंशों को नकद के अतिरिक्त निर्गमन। अब आप ये जैसे ही बात आती है तो अब तक हमने जब भी शेयर इश्यू करे थे आप लोगों को तो आपसे पैसे लिए थे, यानी मैंने पैसे लिए। लेकिन अगर आप पैसे के अलावा अगर उसका उपयोग करते हो तो इश्यू कैसे होता है, तो उसमें पहला पॉइंट है परचेज ऑफ एसेट्स एंड पेमेंट इज मेड इन शेयर्स। आपने कोई मशीन खरीदी और आपने उस मशीन खरीदने वाले से बोला कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, आप शेयर ले लो, तो उसकी एंट्री है। दो एंट्रियां इसमें हम करेंगे, ए और बी। पहले एसेट्स परचेज करने की, ये तो आपको आती है, एसेट्स अकाउंट DR टू वेंडर, उधार खरीदी है ना, और फिर वेंडर को पैसा उधार है तो चुकाना भी पड़ेगा, तो उसकी एंट्री होती है वेंडर अकाउंट DR टू बैंक। बैंक नहीं करके हम उसको पैसे नहीं दे रहे हैं, शेयर दे रहे हैं, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। इफ का मतलब यदि शेयर प्रीमियम पे है तो ये लिख दो, नहीं है तो खाली सीधी सीधी वेंडर अकाउंट DR टू कैपिटल। समझ में आता है? मशीन खरीदने की एंट्री है, किससे? शेयर से मशीन खरीदना, तो इसमें पैसा नहीं आया ना, तो इसी को बोलते हैं यूज अदर देन कैश है। ये क्या है? यूज अदर देन कैश। अब एक काम तो ये हो गया, दूसरा होता है एक्सपेंसेस पेड बाय इश्यू ऑफ शेयर या पेमेंट मेड टू क्रेडिटर बाय इश्यू ऑफ शेयर। आपके क्या है, कुछ ऐसे खर्चे हैं जिनके लिए आपके पास पैसे नहीं है, या आपके जो क्रेडिटर्स है जिनसे आपने माल उधार खरीदा है उनको आप क्या करना चाहते हो, पेमेंट करना चाहते हो, कैश नहीं है, नहीं है तो क्या करोगे, आप उनको भी शेयर दे सकते हो, तो उनको भी शेयर इशू करा, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, एक्सपेंसेस या क्रेडिटर अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब एक निष्कर्ष रूप में इतना सा है कि जब भी आप शेयर इशू करते हो तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल होता है। सही है ना? कैश के लिए करते हो तो बैंक अकाउंट DR टू, वो आपके कैपिटल हो जाता है। जब आप एसेट्स के लिए करते हो तो एसेट्स अकाउंट DR टू कैपिटल हो जाता है। जब वेंडर को करते हो तो वेंडर अकाउंट DR टू कैपिटल हो जाता है। जब क्रेडिटर को करते हो तो क्रेडिटर अकाउंट DR टू कैपिटल। सही है? यहां तक इशू का काम समाप्त हो जाता है। अब अगला हिसाब शुरू होता है। हेडिंग है आपकी 14 नंबर पे, फोरफीचर, अंशों का हरण, फोरफीचर ऑफ शेयर्स। ये क्या होता है, जब कई बार आप शेयर के लिए अप्लाई तो कर देते हो, फिर बाद में मूड बदल जाता है और आप क्या करते हो कि आगे के पैसे नहीं देते हो। ठीक है, आपको नोटिस भेजे जाते हैं 1 महीना 2 महीना, पैसे देते ही नहीं हो, आपकी जची नहीं, नहीं करना है, नहीं करना है। ठीक, तो ऐसी स्थिति में आपने जो पैसा दिया था ना वो हम जब्त कर लेते हैं। सही किया हमने, भाई तुम जवाब ही नहीं दे रहे हो, कोई बात ही नहीं कर रहे हो, वापस तो पैसा लौटाया नहीं जाएगा अभी, तो आपको लगता है कि मुझे और पैसा नहीं लगाना है, तो आपने इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया। तो अब क्या करे कंपनी, कंपनी आपके शेयर्स को फॉरफिट कर लेते, और उसको रद्द करना भी बोलते हैं। आपके शेयर रद्द कर दिए गए, लेकिन आपने जो पैसा एडवांस दिया था एप्लीकेशन के साथ वो जब्त हो जाता है। सही है ना? उस उसी को हम बोलते हैं फोरफिचर ऑफ शेयर, अंशों का हरण। सही है? आपका पैसा जो था ना ज्यादा दिया हुआ एप्लीकेशन पे, वो सारा जब्त हो गया। आप क्लियर, और अपना रिश्ता भी खत्म। तो उसकी एंट्री है ये, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट DR, कॉल्ड अप शेयर, जितने रुपए मांगे गए थे वो ही लिखे जाते हैं। कॉल्ड अप पता है ना, जैसे 10 रुपए के 10 रुपए मांग लिए तो 10 रुपए लिखेंगे, और यदि आपके 10 रुपए नहीं मांगे गए हैं, कॉल्ड अप किए गए हैं 7 रुपए, तो 7 रुपए। फिर शेयर प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम जो होता है वो लिखेंगे, अगर आपके प्रीमियम इफ ड्यू बट नॉट पेड। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट, शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकंड कॉल, यानी ये सारे एरियर हैं, आपने ये पैसे नहीं दिए थे
तो अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, सेकंड कॉल नहीं दिया, तो वो सारी चीजें इसमें आपके आ गई। और फिर शेयर फॉर्फिट, ये आपके जो पैसा आपने दिया था वो बैलेंसिंग फिगर के नाम से लिखा जाता है। ठीक है, ये बात लाइट चली गई है। चलो, आज की क्लास यही समाप्त करते हैं।